8 मिनट में एक महिला अपनी जान गंवा रही है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। आज भी अगर हम देखें ओपीडी में तो 70 से 80% जो महिलाएं हैं वो एडवांस्ड कैंसर में आती हैं। प्रोलॉन्ग मेडिसिन लेना, कुछ ना कुछ कोई हार्मोन्स की, क्या ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है? बहुत लंबे टाइम तक ओसीपीज का सेवन करना भी हार्मफुल होता है। सर्वाइकल कैंसर कितनी तेजी से ऐसे बढ़ रहा है और इसमें एचपीवी वैक्सीन कितना बड़ी एक रोल प्ले करती है इसके रोकथाम के लिए? एचपीवी वैक्सीनेशन एक प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड है कि हम इसे होने से पहले रोकें। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। महिलाएं अपने परिवार का ख्याल रखती हैं, सबकी दवाइयां, सबकी जांच, सबकी सेहत, लेकिन एक सवाल, क्या हम खुद का भी उतना ख्याल रखते हैं? खासकर तब जब उम्र का एक पड़ाव चुपचाप शरीर में बदलाव ला रहा होता है। 40 के बाद शरीर संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें थकान, उम्र या नॉर्मल कहकर टाल देते हैं और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, बिना शोर किए, बिना दर्द दिए, और जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ऐसे ही स्वास्थ्य के विषय पर बात करने वाले हैं जो महिलाओं की सेहत से जुड़ा हुआ है, उनकी जरूरी जांच और उन कैंसर के बारे में जिन्हें समय रहते रोका जा सकता है, खास तौर पर सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल कैंसर। और हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति मीना जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स एंड गायनी, एम्स के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। और टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में अगर आपको मैं डॉक्टर मीना के बारे में बताऊं तो डॉक्टर मीना वर्षों से गायने पेशेंट्स को देखती आ रही हैं और सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल कैंसर पर लगातार काम करती आ रही हैं। आज उनसे इसी कैंसर के बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों महिलाएं अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। डॉक्टर मीना, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल कि WHO के आंकड़े कह रहे हैं, कई और ऐसे आंकड़े कह रहे हैं कि हर 8 मिनट में एक महिला अपनी जान गंवा रही है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवाती है। इसीलिए WHO ने सर्वाइकल कैंसर को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर किया है और इसीलिए WHO ने मुहिम छेड़ी है 90-70-90, जिससे आप अवगत होंगी कि इसमें है 90% हमारी जो 15 साल तक की बच्चियां हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, 70% महिलाओं को हम स्क्रीन करें सर्वाइकल कैंसर के लिए, और 90% जो महिलाएं हैं जिनको कैंसर वो हो गई है, डायग्नोस हो गया है या अर्ली अवस्था में है, उनका ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे 2030 तक हम इसके जो आंकड़े हैं उनको हम कम कर सकें। लेकिन इसमें भी आप सच्चाई मानती हैं डॉक्टर साहब कि कहीं ना कहीं हम महिला होने के नाते कई जिम्मेदारियां निभाती हैं, घर पर भी, बाहर भी, और सभी का ख्याल भी रखती हैं, और अब तो देश का विकास में भी हम अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन हम कभी कभी खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं और खुद का वो ख्याल नहीं रख पाते और फिर बहुत देर हो जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अक्सर क्या है, महिलाएं एक माँ, एक बहन, एक बेटी का रोल निभाती हैं और वो अपनी दिनचर्या में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देती हैं। और यही कारण है कि जब वो अस्पताल आती हैं, डॉक्टर से सलाह लेने आती हैं, कई बार बहुत ही एडवांस स्टेज में आती हैं। तो आज भी अगर हम देखें ओपीडी में तो 70 से 80% जो महिलाएं हैं वो एडवांस्ड कैंसर में आती हैं। तो इसलिए अब औरतों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है, आप अपना काम अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगी, आप अपने परिवार को अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करें। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें डॉक्टर साहब, तो महिला कई स्टेजेस से गुजरती है शारीरिक तौर पर। नवजात शिशु से लेके फिर जब वो अपने टीनेज में आती है, फिर जब शादी होती है, फिर बच्चा होता है, फिर मीनोपॉज, फिर सीनियर सिटीजन, ऐसे कई पड़ाव महिला के शारीरिक जो बदलाव है शरीर में आते हैं। कौन कौन सी मुख्य ऐसी दिक्कतें हैं जो अगर गायने डिपार्टमेंट के लिहाज से देखा जाए, जो एक महिला के स्वास्थ्य में प्रभाव डालती हैं? देखिए, ये सारी अवस्थाएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं विमेन के डेवलपमेंट में।
जब टीनेजर होते हैं, जब मेनार्की स्टार्ट होती है, वहाँ से शुरू होता है। जब बच्चों में स्टार्ट होता है, मानसिक धर्म स्टार्ट होता है, वहाँ से उनका जो डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। उस एज में पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को अच्छा खान पान कराएं, खेल कूद पे ध्यान दिया जाए। हुँ, क्योंकि क्या होता है, आजकल के बच्चे पढ़ाई में और इन सब में इतना व्यस्त होते हैं, और आजकल मीडिया इतना आ गया, बच्चे मोबाइल और इनमें बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे कहीं पीछे हो गई है। हुँ, पहले का ज़माना था जब बच्चे जाते थे बाहर, क्रिकेट खेला, अपने दोस्तों के साथ खेला, मतलब ये दिनचर्या होती थी। आजकल के बच्चे एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं कि अपना खाया पिया और सोया, और आजकल बहुत ज़्यादा ये हो गया है, जंक फूड्स खाने लग गए हैं। तो रूटीन जो नॉर्मल खाना होता है वो कहीं वो हो गया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है टीनेज से, जिसको हम बहुत कॉमनली पीसीओएस भी कहते हैं। उससे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बच्चे पे वेट गेन वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक तो ये अवस्था हो गई। उसके बाद जब आते हैं हमारे जब वुमेन की शादी होती है, किसी लड़की की शादी हुई, तो शुरू में शादी हुई, कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो अक्सर ये होता है कि नहीं, स्ट्रेस की वजह से है या ऐसे ही दिक्कतें चल रही हैं। महिलाएं जनरली इग्नोर करती हैं, बट ये भी एक कारण है कि जब भी आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, या फिर आपको लंबे लंबे समय पे पीरियड आ रहा है और ज़्यादा दिन चल रहा है, या फिर महीने के बीच में ब्लीडिंग हो रही हुँ, है, या फिर आपको गंदा पानी जा रहा है, हुँ। बदबूदार पानी या डर्टी डिस्चार्ज कह लीजिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये संकेत देते हैं, लेकिन हम इन्हें अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। तो इस उसमें आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और हर 30 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। बिल्कुल, इस पर हम ज़रूर आएँगे कि स्क्रीनिंग क्यों करानी चाहिए और किस अवस्था में करानी चाहिए, किस एज ग्रुप में, या कोई संकेत मिले तब करानी चाहिए। लेकिन प्रमुखतः क्योंकि आज हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कौन-कौन से महिलाओं से जुड़े कैंसर हैं जो इस समय तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? और जिस तरीके से हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, मतलब सवा लाख कहते हैं कि महिलाएँ जो हैं वो हर साल किसी न किसी कैंसर से पीड़ित हो रही हैं। 70,000 मौतें महिलाओं की हर साल हो रही हैं, किसी न किसी कैंसर से जुड़ी हुई। सो ये महिलाओं से जुड़े कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? देखिए, महिलाओं में जो प्रमुख कारण है कैंसर का, वो होता है स्तन कैंसर। वो नंबर 1 पे आता है, जिसमें लगभग हमारे यहाँ 2 लाख के करीब केसेस हर साल नए केसेस होते हैं, और अब अबाउट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख डेथ्स होती हैं इसकी वजह से। दूसरे नंबर पे जो प्रमुख कारण है महिलाओं में गायनी का, वो है सर्वाइकल कैंसर। हुँ, तो जैसा कि आपने कहा कि कम से कम सवा लाख के करीब केसेस हर साल विमेन डायग्नोस होती हैं सर्वाइकल कैंसर से, और 80,000 मौतें होती हैं इसकी वजह से। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद तो उसके बाद अगला कैंसर जो इम्पोर्टेंट है वो है एंडोमेट्रियल कैंसर। हुँ, एंडोमेट्रियल कैंसर के बाद आता है ओवेरियन कैंसर। तो ये सारे जो कैंसर्स हैं, ये बहुत ही कॉमन आजकल तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले पहले का ज़माना था जब हम कहते थे कैंसर का मतलब है ओल्ड एज, कि ओल्ड एज में कैंसर्स होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इवन यंग एज लेस देन 40 में ये कैंसर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। काफ़ी हद तक इसमें हमारा लाइफस्टाइल का हुँ, चेंज है, उसकी वजह से है। ओबेसिटी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ और ऐसी वाली जो वो हैं बीमारियां, हाइपरटेंशन, ये है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे सेवन जो हैं, इनकी वजह से, और कुछ कुछ फैक्टर्स एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं इन कैंसर्स को बढ़ावा देने के लिए। आजकल महिलाएँ करियर के पाथ पर भी आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएँ दिख रही हैं। इस कहीं न कहीं एक कारण है कि देर से शादी होना। तो देर से शादी होने के बाद आगे की फैमिली प्लानिंग भी देर से होती है। क्या देर से शादी करना भी कहीं न कहीं एक प्रमुख कारण है? उसको भी एक फैक्टर्स में गिना जा सकता है? हाँ, लेट मैरिजेज़ में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जितना लेट मैरिज होती है उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि विद एज जैसे एडवांस होती है, आपका अंडे दाने का रिज़र्व वगैरह कम होता जाता है। और डॉक्टर साहब कई-कई बार क्या होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में आजकल हमारी किशोरियों को कई दिक्कतें आती हैं, और फिर क्या होता है, कई मेडिसिन्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग काफ़ी समय तक ले लेती हैं। तो ये जो प्रोलॉन्ग मेडिसिन्स लेना, कुछ ना कुछ कोई हार्मोन्स की, क्या ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है? देखिए, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग यूजुअली क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को करेक्ट करने के लिए ओसीपीज़ दिए जाते हैं। हुँ, तो बहुत लंबे टाइम तक ओसीपीज़ का सेवन करना भी हार्मफुल होता है।
वो सर्वाइकल कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, ओवेरियन कैंसर्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा ईस्ट्रोजन लेने से एंडोमेट्रियल एंड ब्रेस्ट कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब की वजह से सबसे प्रमुख जो हमारा वो रहता है पेशेंट को काउंसिल करने का कि लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए। लाइफ स्टाइल में आप एक्सरसाइज इनकलकेट कीजिए, भले ही आप पतले हैं उससे मतलब नहीं है, एक्सरसाइज आपका मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। एक्सरसाइज कीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट खाइए। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं जो कि बिल्कुल। हमें फॉलो करने चाहिए। अब चूंकि हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एचपीवी वैक्सीन जी। का देश भर में अभियान शुरू हुआ है और ये सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ है। सर्वाइकल कैंसर कितनी तेज़ी से ऐसे बढ़ रहा है और इसमें एचपीवी वैक्सीन कितना बड़ी एक रोल प्ले करती है इसके रोकथाम के लिए? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गया है। इसका सर्वाइकल कैंसर का जो कॉजेटिव एजेंट है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी में होगा और किसी में नहीं होगा। मतलब आप मान के चलिए कि 80 से 90% महिलाएं अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी इस एचपीवी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होती हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एचपीवी इन्फेक्शन 1-2 साल में अपने आप ठीक क्लियर ऑफ हो जाता है। तो एचपीवी, अगर आपको एचपीवी डिटेक्ट हुआ है, एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है। हो सकता है 1-2 साल में वो क्लियर ऑफ हो जाए बाय बॉडीज़ इम्यूनिटी। बट कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिसमें ये एचपीवी इन्फेक्शन परसिस्ट करता है। जब ये परसिस्ट करता है तो लंबे समय पे जाके ये कैंसर कॉज करता है। तो सर्वाइकल कैंसर ये नहीं है कि आज आपको एचपीवी इन्फेक्शन हुआ और कल आपको कैंसर हो जाएगा। इट टेक्स अराउंड 10 to 15 ईयर्स टू डेवलप इनटू सर्वाइकल कैंसर। तो हमारे पास एक बहुत लंबा समय होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए। जी। तो जो महिलाएं जिनमें इम्यूनिटी कम होती हैं या आप बोलिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं या वुमेन लिविंग विद एचआईवी, इन महिलाओं में ये क्लियरेंस जो होता है वो कम होता है। तो इनमें परसिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन महिलाओं को फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसी मुद्दे पे अगर हम बात करें तो एचपीवी वैक्सीनेशन एक प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड है कि हम इसे होने से पहले रोकें। तो होने से पहले हम कैसे रोक सकते हैं? होने से पहले हम रोक सकते हैं अगर हम इस वैक्सीन को सेक्सुअल डेब्यू से पहले लगाएं। इसीलिए इसकी जो एज लिमिट है, जो प्राइमरी एज टारगेट एज ग्रुप है, वो 9 to 14 ईयर्स गर्ल्स हैं। तो 9 to 14 ईयर्स में जब हम लगाते हैं तो इसकी इम्यूनोजेनिसिटी और इसकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो होता है बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आज आज ये मुहिम छेड़ी है, जैसा कि आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम छेड़ी और उन्होंने टारगेट किया जो बच्चे 14 को कंप्लीट करके 15वें में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आता है तो 9 से 14 वर्ष के बच्चों को लगेगा। तो जो 14 कंप्लीट कर चुकी हैं उन बच्चियों को नुकसान होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम छेड़ी कि एटलीस्ट जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको हम वैक्सीनेट कर दें टिल द टाइम बीइंग। ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एक तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये भी समझना चाहती हूँ, बॉडी के किस ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकती है? देखिए, सर्वाइकल बोलते हैं ना, अक्सर सर्वाइकल जब बोलते हैं ना लोगों का सीधा ध्यान जाता है यहाँ पे गर्दन के उसमें कि सर्वाइकल ये है। सर्वाइकल डिफरेंट है, ये स्पाइन का पार्ट है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं महिलाओं में, ये सर्वाइकल इज़ जो बच्चेदानी का मुंह होता है, मुख को सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स जो होती है वो बाहरवी पार्ट होता है बच्चेदानी का और ये कांटेक्ट में होता है वजाइना के। तो जो इसमें इन्फेक्शन होता है, इससे इन्फेक्शन जो होता है अगर हम टाइम से इसे डिटेक्ट ना कर पाएँ, ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल जाता है। फैल के बच्चेदानी को इन्वॉल्व कर सकता है, आगे जाके पेट में साइड्स में हमारे इन्वॉल्व कर सकता है। और जब ये एडवांस हो जाता है तो इसका इलाज सर्जरी के द्वारा उपलब्ध नहीं है, फिर इनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी लगती है। तो इसीलिए जो है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर 30 से ऊपर की महिलाओं को ये स्क्रीनिंग करानी चाहिए। बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे एचपीवी टेस्ट कह लीजिए, पैप टेस्ट आपने नाम सुना होगा पैप स्मीयर का, और एक है VIA सिरके का टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट उपलब्ध हैं।
जिस भी टेस्ट को आप कराते हैं, अगर आप एचपीवी टेस्ट कराते हैं तो आपको हर 5 से 10 साल में अगर नेगेटिव है तो कराना होता है। पैप और सिरके का टेस्ट कराते हैं तो हर 3 साल में हमें ये कराना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर उससे पहले महिला को कोई भी दिक्कत है, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना या फिर पोस्ट कॉइटल संभोग के वक़्त ब्लीडिंग होना या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो आप 25 से 30 साल की उम्र में पैप टेस्ट कर सकते हैं। एचपीवी हम जनरली 30 से कम नहीं करते हैं क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में एचपीवी इन्फेक्शन बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो ऑब्वियसली उनमें पॉजिटिव आएगा जी। और फिर वो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगी, हम्म। इसलिए हम यूजुअली 30 के बाद ही करते हैं। और जब आपने बताया 9 से 14 साल के बच्चों के लिए एचपीवी वैक्सीन की आपने बात करी, तो अब अगर वो एज निकल चुकी है या महिला मैरिड है, बच्चे हैं उसके 30 की उम्र के पार है, तो क्या उनको भी एचपीवी वैक्सीन लग सकती है? और उसको लगाने का और जो 9 से 14 साल की बच्चियों को लगा रहे हैं, क्या उसमें फ़र्क होता है? हाँ, देखिए 9 से 14 साल में क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होता है, तो डेफिनेटली दैट एज ग्रुप इज़ गुड। लेकिन 15 से 26 साल की जो बच्चियां हैं, उनको भी ये वैक्सीन लगती है, उनको भी हम लगा सकते हैं। अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो उनमें भी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। इवन जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है या सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनके अंदर भी उनको भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। हालांकि उनको ये बताना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन जिस एचपीवी टाइप से, क्योंकि अभी क्या है, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ एचपीवी टाइप्स हैं, तो जिस एचपीवी टाइप से वो इन्फेक्ट हो चुकी हैं उसको नहीं प्रिवेंट करेगा, लेकिन बाकी एचपीवी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करेगा। क्योंकि अगर हम देखें, मोर देन 100 टाइप्स हैं, लेकिन 14 टाइप्स ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं। तो अगर सपोज एक से हुआ, जो मोस्ट कॉमन एचपीवी टाइप्स जो कैंसर करते हैं वो 16-18 होते हैं मोस्ट कॉमनली, बाकी भी होते हैं बट मोस्ट कॉमनली 16-18 है। सपोज 16 से इन्फेक्शन हुआ, एचपीवी वैक्सीन लगाई, 16 को क्लियर नहीं करेगा लेकिन बाकी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रिवेंट करेगा। लेकिन इन महिलाओं को हमें ये साथ में बताना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो स्क्रीनिंग प्लस वैक्सीनेशन। और ऐसा नहीं है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को आपने वैक्सीन लगा दी तो स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनिंग उन्हें भी करानी पड़ेगी, लेकिन उनका प्रोटेक्शन अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि जब रेड फ्लैग्स आए तभी स्क्रीनिंग कराएं, या हर महिला जो 30 के ऊपर है, आप उसे आज ये सजेस्ट कर रही है कि आप इन टेस्ट को ज़रूर करवाएं? नहीं, रेड फ्लैग साइंस तो अलग चीज़ है। रेड फ्लैग साइंस हो सकता है आपको तब आए जब आपको कैंसर उत्पन्न हो चुका है। तो इसलिए ये एसिम्प्टोमेटिक वुमेन्स वाले हर महिला के लिए है। ये हर 30 से ऊपर की महिला, 30 से 50 की महिला को अपना स्क्रीनिंग रेगुलरली करवाना चाहिए। रेड फ्लैग्स आते हैं तब तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी आना, माहवारी में प्रॉब्लम, या पोस्ट मीनो, जैसे महिलाओं को मीनोपॉज हो गया, मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसमें ना केवल सर्वाइकल कैंसर बट एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क रहता है, तो आपको दिखाना ही है उसके लिए। कि लड़कों को भी क्या एचपीवी वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल, बॉयज़ को भी एचपीवी वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो एचपीवी इन्फेक्शन है, जैसे हमने महिलाओं में कहा कि ये सर्वाइकल कैंसर कर सकता है, ये वल्वल एंड वेजाइनल कैंसर कर सकता है, साथ में ये एनल कैंसर कर सकता है, महिलाओं में भी और लड़कों में भी। उसके अलावा पिनाइल कैंसर कर सकता है लड़कों में, ओरोफेरेंजियल कैंसर कर सकता है लड़कों में। तो आप ये बता रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर में जो एचपीवी वायरस है वो अनेक प्रकार के होता है, और ये जो एचपीवी वैक्सीन है वो क्या हर प्रकार के वायरस को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है? नहीं, वो हर तरह का नहीं। जैसे हम मैंने बताया 4 हैं, 16, 18, 6, 11, इनको तो प्रिवेंट करेगी, लेकिन ये क्रॉस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे 31, 33, 58 के लिए। तो कुछ वैक्सीन्स क्रॉस प्रोटेक्शन भी करती हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग भी साथ में कराई बिल्कुल। जाए। और जो एचपीवी वैक्सीन है, क्या सिर्फ वो सर्वाइकल कैंसर के को प्रिवेंट करती है या दूसरे कैंसर में भी हेल्प करती है ये एचपीवी वैक्सीन? नहीं, एचपीवी वैक्सीन आपका, जैसे महिलाओं की बात करें तो वल्वल, वजाइनल, एनल और इवन इसमें भी प्रिवेंट करेंगी, सर्वाइकल कैंसर में। ठीक, चलिए अब हम एंडोमेट्रियल कैंसर पर आते हैं। ये कितना प्रेवलेंट है, कितना कॉमन है, और कब पता चलता है कि कहीं एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियल से जुड़ी कोई दिक्कत को सफ़र तो नहीं कर रहे? देखिए, वैसे तो एंडोमेट्रियल कैंसर अगर ऐसे हम देखे जाएँ, आंकड़ों के हिसाब से देखे जाएँ, तो ये 6th नंबर में आता है विदिन 10
के अंदर ये कैंसर आता है। लेकिन आजकल क्या है, इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स कह लीजिए, इंक्रीज़्ड ओबेसिटी कह लीजिए, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कह लीजिए। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली वो महिलाएँ जिनको हमेशा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे पीसीओएस की कंडीशन से जूझ रही हैं, लंबे-लंबे समय तक पीरियड नहीं आता है। जब लंबे समय तक पीरियड नहीं आता है तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उससे बच्चेदानी की परत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन महिलाओं में फिर कैंसर डेवलप होने के कारण थोड़े से हुँ। बढ़ जाते हैं। तो जिनमें महिलाओं में एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, कि जैसे बहुत ज़्यादा माहवारी आ रही है या बीच-बीच में माहवारी आ रही है या महीना बंद होने के बाद माहवारी आ रही है, उनको चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल ये कैंसर इनफर्टिलिटी वाले मरीजों में भी हम बहुत देखते हैं, क्योंकि पीसीओएस में इनफर्टिलिटी बहुत होती है। जब वो महिलाएँ इनफर्टिलिटी का इलाज कराने आती हैं, तब कई महिलाओं को पता चलता है कि उनको एंडोमेट्रियल कैंसर है। तो आप सोचिए उस वक़्त उनकी हालत कैसी है, बच्चा है नहीं और एंडोमेट्रियम का कैंसर हो गया। आप पेरीमेनोपॉज़ पर होते हैं तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है, तो क्या इस एक्सेसिव ब्लीडिंग को नज़रअंदाज करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अपने गायनेक को दिखाना है। एक सिंपल एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे हम परत देख सकते हैं बच्चेदानी की। अगर कुछ हमें लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो सिर्फ़ एक बायोप्सी टेस्ट होता है, जो बच्चेदानी में से पीस निकाला जाता है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। और क्या कोई संकेत होते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर ना हो, या अगर आपको कोई ऐसे रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, कोई ऐसे सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं जो कहीं न कहीं वार्निंग साइन्स हैं? देखिए, ज़्यादातर ये होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का, जैसे सर्वाइकल कैंसर की हमने बात की तो गंदा पानी और ये सब आएगा। तो ऐसा नहीं होता है, उसमें सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ही होती हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा पीरियड आएगा, या हो सकता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो ये सारे कारण हैं। कोई कैंसर ऐसे संकेत देख के नहीं आता है। हमको जागरूक रहना पड़ता है। जागरूक रहना पड़ता है, हर अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ ये समझना कि नहीं, इस बार ऐसा हुआ है, शायद अगली बार ठीक हो जाएगा, या कुछ महीने देख लेती हूँ, शायद ब्लीडिंग ठीक हो जाए। या ओवर द काउंटर हम क्या करते हैं, दवाइयाँ जाके ले लेते हैं कि जी। ब्लीडिंग कम करने की दवाई ले ली, अरे इस बार तो ठीक हो गया मेरा, अगली बार देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये निग्लेक्टिंग बिहेवियर है, हम अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि देश में अभी स्क्रीनिंग बहुत कम हो रही है? महिलाएँ उतनी जागरूक नहीं हैं? क्योंकि जो मैंने पढ़ा, सिर्फ़ 2% ऐसी महिलाएँ हैं जो सिर्फ़ स्क्रीनिंग के लिए आगे बढ़कर आ रही हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि स्क्रीनिंग की महत्वता क्या है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी अगर हम बात करें कि हमारे पास सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के इतने साधन हैं, डिस्पाइट इतने साधन होने के 2% महिलाएँ आपकी स्क्रीन कराती हैं। सिर्फ़ ये नहीं, अवेयरनेस देखिए, आजकल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं, मीडिया बहुत बात कर रहा है, और जब से प्रधानमंत्री जी ने ये सब लॉन्च किया है हमारी वैक्सीन का, तब से लोगों में जागरूकता भी आई है। आज हम जिन महिलाओं के कैंसर की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर इसमें से कोई भी कैंसर अफ़ेक्ट करता है, और अगर आप कपल हैं, बच्चा प्लान करने का कर रहे हैं, तो अगर आप सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, तो क्या कभी आपको बच्चा हो सकता है या नहीं? देखिए, कैंसर जब होता है, सबको ये होता है कैंसर हो गया, लेकिन अगर हम कैंसर को अर्ली अवस्था में डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कुछ वो होते हैं, मैनेजमेंट्स होते हैं, जिनके बाद आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर हम बात करें, चलिए सर्वाइकल कैंसर की बात करें, अगर बहुत अर्ली स्टेज में इसका पता चल गया, तो हम उस पार्ट को, बच्चेदानी का जो इफ़ेक्टेड पार्ट होता है, उसको काट के, जिसे ट्रैकेलेक्टमी कहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर फैला हुआ कैंसर नहीं है, तो उसके बाद बच्चे की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके इसके अलावा बात करें एंडोमेट्रियल कैंसर में, तो अगर ये भी हमारा कन्फाइंड, मतलब बच्चेदानी के अंदर तक सीमित डिजीज़ है, अर्ली स्टेज है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम इसको थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हैं। और जैसे ही महिला का रिपीटेड बायोप्सीज़ होती हैं हर 3 से 6 महीने में, तो बायोप्सी में अगर आपका आता है कि कैंसर अभी नहीं है, उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं जी। प्रेगनेंसी का। और डॉक्टर साहब, अगर आपको ये कैंसर हो गया और आपने उसका ट्रीटमेंट ले लिया, एक बड़ा सवाल मन में ये भी रहता है, क्या ये कैंसर फिर से दोबारा तो नहीं लौटेगा? देखिए, ये वाली जो वो है, वो तो हर महिला में ये रहता है कि अब मैंने इलाज करा लिया। बट आज हम देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, काफ़ी पेशेंट सर्वाइवर्स हैं हमारे पास। तो जब ये अर्ली अवस्था में डायग्नोस होता है, तो इसमें सर्वाइवल रेट 90% तक होती है स्टेज 1-2 में। लेकिन जैसे-जैसे केस एडवांस हो जाता है, डेफ़िनिटली द सर्वाइवल रेट डिक्रीज़ेज़। अगर हम बात करें स्टेज 3 की, तो हमारे पास 50 से 60% सर्वाइवल रेट होता है। और अगर बात करें स्टेज 4 की,
तो 20 to 30% होता है। तो हम उनको कीमोथेरेपी, रेडिएशन, आजकल तो इम्यूनोथेरेपी का बहुत ज़माना है, तो जिन पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी के लिए होते हैं, जिनमें वो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। वो तो हम देते हैं जितना उनका चेक रह सकता है, लेकिन उनको फॉलोअप में रहना पड़ता है। लेकिन कई ट्यूमर बायोलॉजी ऐसी होती हैं जो बहुत हाई ग्रेड एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, उनका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। जी, डॉक्टर साहब आखिरी में मेरा ये सवाल है कि हम अपनी फ़िटनेस 2 कैटेगरीज़ की कहीं न कहीं महिलाएँ, एक वो बहुत फ़िट रहने की कोशिश कर रही हैं और उसके लिए वो तमाम तरीके की कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो पतला होने की दवाइयाँ हों, स्टेरॉइड्स हों, जिम सप्लीमेंट्स हों, और एक वो हैं जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को अपना रही हैं। आज जाते-जाते आप इन 2 कैटेगरीज़ की फीमेल्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिकॉज़ एक वो कि कैंसर आने से पहले ही आप अपना प्रिवेंशन कर लें, और अगर आपको कैंसर आ भी गया है तो डायग्नोज करके समय पर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, एंड द सर्वाइवल रेट इज़ हाई। देखिए, आज का ज़माना फ़िटनेस का ज़माना है डेफ़िनेटली, लेकिन हर तरह की महिलाएँ, एक होगी एक्सेसिव फ़िटनेस के लिए तरीके अपनाएँगी, तो वो भी गलत तरीका है। देखिए, फ़िटनेस के लिए हमारा जो तरीका है, एक्सरसाइज़ कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, रादर देन गोइंग ऑन टू हार्मोन्स और कुछ और दवाइयाँ, क्योंकि वो अलग आपको नुकसान करेंगी। जी। हार्मोन्स आप देंगे तो अगेन देयर विल बी आपका कहीं न कहीं वो फैट बढ़ाएगा, कहीं न कहीं आपका हार्मोन कंटेंट बढ़ाएगा, जिसकी वजह से कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी महिलाएं जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो उनमें तो डेफिनेटली आप ओबेसिटी बढ़ेगी, और सिर्फ कैंसर का रिस्क नहीं, हार्ट डिजीज़ और लिपिड प्रोफाइल आपका डिरेंज होगा, हाइपरटेंशन, जी। बहुत सारी बीमारियों का वो होगा। तो फिट रहिए, अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी डाइट खाइए और टाइम पे स्क्रीनिंग कराइए। इस तभी यही एक सक्सेसफुल लाइफ का मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और महिलाओं की सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। धन्यवाद। अक्सर महिलाएं जांच कराने में डरती हैं या टालती रहती है, लेकिन याद रखिएगा, स्क्रीनिंग डरने की नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। महिलाओं की सेहत इंतजार नहीं करती है और ना ही नजरअंदाज किए जाने की हकदार है। शरीर संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने की और सही समय पर कदम उठाने की। एक छोटी सी जांच, एक सही निर्णय किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिएगा, आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है और आपकी ताकत भी। इस वीडियो को बस अपने तक मत रखिएगा, अपने घर की हर महिला तक पहुंचाइएगा। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे मूल्यवान है। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।